जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर तरंगों का हम लोग इस समय आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी प्रश्न संख्या 16 को बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर लंबे एक स्टील की छड़, कोई स्टील की छड़ है जिसकी लंबाई आपको दी गई है और ये दी गई है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल सकते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, 100 सेंटीमीटर लंबी एक स्टील की छड़ अपने मध्य बिंदु पर कसी हुई है। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है अपने मध्य बिंदु पर कसी हुई है। तो मध्य बिंदु पर कसी हुई है, तो इस स्थिति में लंबाई जो होती है वो तरंग दैर्ध्य की आधी हो जाती है। जब मध्य बिंदु पर कसा होता है तो बीच में होता है, तो लंबाई जो है तरंग दैर्ध्य का आधा हो जाता है। और अगर यहाँ से तरंग दैर्ध्य की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2l। अब हम यहाँ l की वैल्यू रख लें तो 2 इंटू l की वैल्यू है 1 मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 2 मीटर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके अनुदैर्ध्य कंपनों की मूल आवृत्ति दी गई है। अनुदैर्ध्य कंपनों की मूल आकृति 2.53 किलो हर्ट्ज है। आवृत्ति n का मान दिया हुआ है 2.53 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लें तो ये 2.53 इंटू 10⁻³ होगा। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हर्ट्ज में बदल जाएगा। तो 2.53 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। तो स्टील में ध्वनि की चाल क्या होगी? स्टील में ध्वनि की चाल पूछी जा रही है। आपको मालूम है फार्मूला V होता है n इंटू लेमडा। चाल पूछी जा रही है तो V n की वैल्यू 2.53 इंटू 10⁻³ है और लेमडा की जो वैल्यू आपने देखा है ये 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 5.06 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 5.06 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, स्टील में ध्वनि की चाल पूछी जा रही थी। स्टील में ध्वनि की चाल हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंफर्म हो गया आप लोगों को? ये आंसर होगा आपका, ये आंसर हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इरेज कर दें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर लंबाई के एक पाइप, ध्यान दीजिए 20 सेंटीमीटर लंबाई के एक पाइप, लंबाई दिया गया है
और ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.20 मीटर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर लंबाई के एक पाइप का एक सिरा बंद है। 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत द्वारा, स्रोत की आवृत्ति दी गई है, यन की वैल्यू दी गई है, हम नोट कर लेते हैं, और यन की वैल्यू आपको दी गई है 430 हर्ट्ज। 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत द्वारा इस पाइप की कौन सी सन्नादी विधा अनुनाद द्वारा उत्तेजित होती है? पूछा जा रहा है कौन सी सन्नादी विधा। तो देखते हैं कौन सी सन्नादी विधा यहाँ जो है अनुनाद की स्थिति में आती है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सी सन्नादी विधा अनुनाद द्वारा उत्तेजित की जा सकती है। यदि इस पाइप के दोनों सिरे खुले हों, सुनिए पहले पाइप का केवल एक सिरा खुला था, अब कहा जा रहा है कि अगर पाइप के दोनों सिरे खुले हों तो भी क्या स्रोत इस पाइप के साथ अनुनाद करेगा, जबकि ध्वनि की चाल दी गई है। देखें ध्वनि की चाल v = 340 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब पाइप एक सिरे पर खुला होता है तो उसके यममें सन्नादी की जो आवृत्ति होती है, ध्यान रख रहिएगा, जब पाइप का एक सिरा खुला हो और एक सिरा बंद हो, उस स्थिति में देखते होंगे बांसुरी जो होती है दो तरह की होती है। एक तो होता है कि उसका दोनों सिरा खुला होता है, और दूसरा होता है कि उसका जो है एक सिरा बंद होता है और एक सिरा खुला होता है। तो जब एक सिरा बंद होता है तब यममें सन्नादी की जो आवृत्ति होती है वो यन = होता है 2m-1, और ये होता है v/4l। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि किस विधा में अनुनाद की स्थिति आएगी। तो चलिए देखते हैं, यानी यहाँ से हम लोगों को यम की वैल्यू ज्ञात करनी है, और जब यम की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या होगा, चलिए यन की वैल्यू आपको 430 = 2m-1, भी की वैल्यू है 340/4l, यल की वैल्यू है 0.20। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब देखें, हम एक काम करते हैं, 0 से 0 कटा सकते हैं। देखिए 0 कटा दिए, और अब क्या करें, इसको अगर हम हटा दें इस 0 को और ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे। देखिए ऊपर 10 से गुणा किए और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 से इसको हम कटावें तो ये हो जाएगा 17, और फिर अगर 2 से इसको भी हम कटा दें तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, 2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 43 × 2, और ये देखिए 17 × 5 = 85 होगा, ये 85 आ जाएगा आपका लेफ्ट में। तो ये हो गया 17 × 5 = 85, और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ये लास्ट में 2m-1 हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, क्या होगा, ये है आपका
2m-1। ज़रा देखिए, अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 86 हो जाएगा, 86 और नीचे हो जाएगा 85 इजकल टू हो जाएगा 2m-1। अब हमको 86 में 85 से भाग देना है, तो 86 में 85 से भाग देंगे तो एक बार तो भाग जाएगा ये, तो ये 1.01 होता है, लगभग लिख देते हैं 1.01। तो ये 1.01 इजक्वल टू 2m-1 हो जाएगा, और -1 हम इधर लेफ्ट साइड में ला दें तो ये 1 + 1.01 इजक्वल टू 2m हो जाएगा, और 1 में अगर हम 1.01 जोड़ दें तो 2.01 इंटू इजक्वल टू 2m हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो m इजक्वल टू हो जाएगा 2.01/2, यानी ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सी सन्नादी विधा अनुनाद द्वारा उत्तेजित होती है। तो देखिए m का मान 1 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली सन्नादी विधा द्वारा, ध्यान से समझिए, पहले सन्नादी विधा द्वारा, तो पहले सन्नादी विधा को हम कहते हैं मूल विधा। पहली सन्नादी विधा को हम मूल विधा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत के साथ पाइप का पहली सन्नादी विधा, यानी कि हम कह सकते हैं मूल विधा, अनुनाद की स्थिति में होगा जब पाइप का एक सिरा खुला होगा और एक सिरा बंद होगा। अब देखें, आगे पूछ रहा था कि अगर दोनों सिरे खुले हों, तो जब दोनों सिरे खुले हों तो जानते हैं यही फार्मूला क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब दोनों सिरे खुले होते हैं ना, तो ये जो 2m-1 था, 2m-1 के जगह पे m हो जाता है, यानी ये हो जाएगा m v/2l हो जाएगा। याद रखे रहिएगा, जब पाइप का, यानी जैसे बांसुरी को दिमाग में रख लीजिए, जब उसका एक सिरा खुला होगा तो उसकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और अगर दोनों सिरे खुले हो ना तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ रखते हैं n की वैल्यू 430 था, और फिर देखते हैं वैल्यू क्या होती है। m की ही वैल्यू ज्ञात करनी है, तो चलिए पहले पक्षांतर करके m से ही पता चलता है कि कौन सी विधा, कौन सी सन्नादी विधा जो है अनुनाद उत्पन्न करेगी, इससे यही पता चलता है। तो m की वैल्यू अगर निकाले तो n इंटू 2l/v हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, m इजक्वल टू n की वैल्यू है 430 इंटू 2, और l का जो मान आपको दिया हुआ है 0.2, और v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू आपको दी गई है 340। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 कटा देते हैं, और सुनिए फिर ऊपर नीचे हम जो है अगर 10 से गुणा करते हैं तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, नीचे 10 से गुणा करेंगे ये 10 हो गया, और फिर 2 से इसको कटा देंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और फिर देखें क्या होगा, 2 से इसको कटा देंगे तो 17 हो जाएगा। तो m इजक्वल टू 43 और 17 5 85 हो जाएगा। अब अगर 43 में 43 में अगर हम 85 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू 0.5 हो जाएगी। सुनिए, तो जब एक सिरा खुला था तो उसकी सन्नादी विधा जो थी, सन्नादी विधा मूल विधा थे, यानी पहली विधा थे, लेकिन ये 0.5 का मतलब 1 का आधा, पहली विधा का आधा। तो पहली विधा का आधा भाई शुरुआत ही पहली विधा से होता है,
पहली विधा, दूसरी विधा, तीसरी विधा, और ये 0.5 आया है। 0.5 का मतलब आधी विधा, तो आधी विधा होती ही नहीं है, आधी विधा नहीं होती। विधा हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ये विधा होती है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जब पाइप के दोनों सिरे खुले होंगे ना, तो उस स्थिति में कोई भी सन्नाधी विधा अनुनाद उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, एक सेकंड बताते हैं तुरंत। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर दिया हुआ है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है, एक सितार की 2 डोरियां, सितारा है, सितारा बजाया जाता है, तो एक सितार के तार की 2 डोरियां ए व बी एक साथ गा स्वर बजा रही हैं। स्वर मालूम है ना, सारे गामा पाधा निशा, निशा धपा मगा रेसा। तो सितार के तार की 2 डोरियां ए व बी एक साथ गा स्वर बजा रही हैं तथा थोड़ी सी बेसुरी होने के कारण, बेसुरी हो जाती हैं, तो 6 हर्ट्ज आवृत्ति उत्पन्न करती हैं। तो 6 हर्ट्ज आवृत्ति उत्पन्न करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये जो 6 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, ये सच कहिए तो ये विस्पंदों की संख्या होती है। ये जो है विस्पंदों की संख्या होती है, या ऐसे कह लीजिए कि एक डोरी ए है तो डोरी ए के आवृत्ति को हम NA लिख दे रहे हैं, दूसरी डोरी बी है तो उसकी आवृत्ति को हम NB लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर दिया है कि थोड़ी सी बेसुरी होने के कारण उस सितारे से 6 हर्ट्ज की आवृत्ति, तो इन दोनों का जो अंतर होगा ये ±6 हर्ट्ज होगा। इसको याद रखे रहिएगा। यानी कुल मिलाकर के विस्पंदों की जो संख्या है वो 6 है। अब देखिए, डोरी ए का तनाव थोड़ा सा कम करने पर, जब डोरी ए का तनाव थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, तो विस्पंद आवृत्ति घट करके 3 हर्ट्ज रह जाती है। विस्पंद आवृत्ति घट जाती है और वो 3 हर्ट्ज के इक्वल हो जाती है। तो कहा जा रहा है यदि ए की मूल आवृत्ति, तो ए की मूल आवृत्ति यानी NA, ए की मूल आवृत्ति का मतलब होगा NA की वैल्यू, और ये आपको दिया गया है 324 हर्ट्ज, 324 हर्ट्ज है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तब बताइए कि बी की आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए, एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि जब आवृत्ति घटती है ना, तो देखिए यहाँ प्लस माइनस चिन्ह है ना, जब आवृत्ति घटती है तो प्लस चिन्ह यहाँ लेते हैं, और आवृत्ति बढ़ती है तो माइनस चिन्ह लेते हैं। तो आवृत्ति 6 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज हो रही है, इसका मतलब कि आवृत्ति घट रही है। तो जब आवृत्ति घटती है तो यहाँ प्लस साइन लेते हैं। तो NA की वैल्यू हम रख देते हैं, ये है 324, और माइनस हो जाएगा ये आपका NB, और ये इक्वल टू हो जाएगा 6
हमने आपको बताया कि आवृत्ति घट रही है, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन लेंगे। तो अब 6 को हम इधर ला दें तो ये हो जाएगा आपका 324 माइनस 6 इजकल टू NB हो जाएगा। तो 324 में से आप 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 318 और ये हो गया NB। तो NB की जो वैल्यू होगी वो 318 हर्ट्ज के इक्वल होगी। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि तो B की आवृत्ति क्या होगी। तो B की आवृत्ति हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि रेलवे स्टेशन के बाह्य सिग्नल पर, रेलवे स्टेशन का आउटर सिग्नल होता है ना, बाह्य सिग्नल पर खड़ी कोई रेलगाड़ी शांत वायु में 400 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करती है। तो यही इसकी वास्तविक आवृत्ति होगी। जब शांत वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है यही वास्तविक आवृत्ति होती है। यानी n की वैल्यू आपको दी गई है और ये आपको दिया गया है 400 हर्ट्ज। आवृत्ति की सीटी बजाती है। तो अब देखिए इसके बाद दो पार्ट पूछा गया है। इसमें जो ए पार्ट है, ए पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि प्लेटफार्म पर खड़े खड़े प्रेक्षक के लिए सीटी की आवृत्ति क्या होगी। रेलगाड़ी आउटर पर खड़ी है और सीटी बजा रही है। प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह आवाज़ सुनेगा तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो वह आभासी आवृत्ति सुनेगा ना। आभासी आवृत्ति n डैश की वैल्यू पूछी जा रही है। जो आवृत्ति सुनाई देगी प्रेक्षक को वह आवृत्ति आभासी आवृत्ति होगी और आभासी आवृत्ति n डैश की वैल्यू पूछी जा रही है। जबकि रेलगाड़ी यानी ध्वनि स्रोत, रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, यानी Vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ध्वनि स्रोत का वेग आपको दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। और सुनिए ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर माने प्रेक्षक खड़ा है। तो प्रेक्षक का जो वेग होगा ऑब्जर्वर का वेग 0 हो जाएगा, 0 होगा। वो खड़ा है अपने जगह पर तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ध्वनि की आवृत्ति आपको मालूम है, दिया हो या न दिया हो, ध्वनि का जो वेग होता है ये होता है 340 मीटर प्रति सेकंड सामान्य वायु में। तो ध्वनि का जो वेग है v की वैल्यू 340 मीटर पर सेकंड होती है। तो आपसे आभासी आवृत्ति पूछा जा रहा है। तो चलिए आभासी आवृत्ति पूछी जा रही है तो फार्मूला हमने आपको बताया था कि n डैश इज इक्वल टू होता है n और फिर ये होता है v माइनस vo अपान होता है v माइनस vs। अब सबकी वैल्यू को हम रख करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या होती है। तो ये हो जाएगा NS इज इक्वल टू n की वैल्यू तो आपको दी गई है 400 और v का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है 340 मीटर पर सेकेंड, vo की वैल्यू 0 है
और फिर यहाँ पर देखें v की वैल्यू जो है 340 और माइनस vs की जो वैल्यू है, सोर्स की जो स्पीड दी गई है ये दी गई है 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। n डैश इज इक्वल टू 400 और ऊपर 340 माइनस 0 होगा तो 340 हो जाएगा और नीचे 340 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 310। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 34/31। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग देखिए अब तो कुछ कटन लायक है नहीं, तो आप जो है 400 का 34 में गुणा कर लीजिए और गुणा करके इसके बाद 31 से भाग दीजिए, 31 से भाग दे दीजिए। तो ये वैल्यू जो होगी, देखिए यहाँ पर गलत नोट हो गया है, ये 340 में से 10 घटेगा तो 330 हो जाएगा। ये है आपका 33 है। और फिर इसका जब आप गुणा कर देंगे ना तो ये जो है आपका लगभग 412 हॉल्ट जो आ जाएगा। तो अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सुनिए, जो आवृत्ति जो इंजन से जो ध्वनि स्रोत था, आउटर पर जो ट्रेन खड़ी थी उससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी उसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज थी, लेकिन स्टेशन पर जो प्रेक्षक था, जो सुनने वाला था, उसको 412 हर्ट्ज की आवृत्ति सुनाई दे रही थी। अब जरा ध्यान, ये आभासी आवृत्ति होती है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें आपसे कहा जा रहा है सेकेंड, ये तो पहली स्थिति थी कि जब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म के तरफ जा रही थी। अब दूसरी स्थिति में क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है। तो जब दूर जाएगी तो फार्मूला बदल जाएगा। तो जब फार्मूला बदल जाएगा तो अब जो फार्मूला होगा, ये इसका फर्स्ट केस था और ये इसका सेकंड केस। पहले केस में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, अब दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा रही है। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा, तो n डैश इज इक्वल टू n और फिर ये हो जाएगा आपका v/v प्लस vs। फार्मूला अच्छी तरह से आप यूज कीजिएगा, यानी जहां माइनस, देखिए फार्मूला वही है, v प्लस v0, फार्मूला वही है। यहाँ जहाँ माइनस हो रहा था वहाँ प्लस हो गया, क्योंकि पहले ट्रेन आ रही थी, अब ट्रेन जा रही है, दिशा विपरीत है। तो जब दिशा विपरीत होता है तो चिन्ह बदल जाता है। और फिर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखें, n की वैल्यू है 400 और v की जो वैल्यू है वो 340, ये हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा v प्लस vs। तो v की वैल्यू है 340 और vs की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 340 और नीचे हो जाएगा आपका 350। 340 में 10 जोड़ देंगे 350 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ देखें 0 से 0 कट जाएगा और 5 से इसको हम कटा सकते हैं। 5 7 35 हो जाएगा, 5 8 40, 80 हो जाएगा। तो अब यहाँ 80 में 34 का गुणा करिए और इसके बाद 7 से भाग दे दीजिए। देखिए 7 से भाग दे देंगे तो ये 389 हर्ट्ज के इक्वल होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, वास्तव में ट्रेन से जो हॉर्न आ रहा था
उस हार्न की जो आवृत्ति थी वह 400 हर्ट्ज थी, लेकिन जब वह स्टेशन के तरफ आ रही थी तो ये 412 हर्ट्ज की आवृत्ति यानी बढ़ी हुई आवृत्ति सुनाई दे रही थी। लेकिन वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से दूर जाने लगी तो अब उसकी आवृत्ति घटी हुई प्रतीत होती है। 389 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है उसको महसूस होती है। अब इसके बाद देखें बी में क्या पूछा जा रहा है। तो ए का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, बी में आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों ही प्रकरणों में, दोनों प्रकरण कौन, पहला प्रकरण ये था कि ट्रेन जो है स्टेशन के तरफ आ रही थी और दूसरा प्रकरण ये है कि ट्रेन स्टेशन से दूर जा रही थी। तो दोनों प्रकरणों में ध्वनि की चाल क्या है, तो दोनों प्रकरणों में ध्वनि की चाल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि रेलगाड़ी आ रही है कि रेलगाड़ी जा रही है, इसलिए ध्वनि के चाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 340 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट होता है। और इस प्रकार ये जो तरंग वाला चैप्टर था, तरंग वाले चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे सभी न्यूमेरिकल हम आपको बता दिए। सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए हैं? Yes, sir. तो आप सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी अच्छी तरह से तैयार कीजिए, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ रहा है और इसके तुरंत बाद हम लोग जो है 12 का बैच शुरू कर देंगे, न्यू बैच शुरू कर दिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सारी बातें जो हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir.